हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 8 फिजिक्स के लास्ट चैप्टर का रिवीजन एंड चैप्टर इज इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, हाउस होल्ड, स्टैटिक, दोनों के बारे में बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टार्टिंग विद इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस, हम चैप्टर को ऑलरेडी क्लास 7 में शुरू कर चुके थे। तो इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस क्या है और उसके सोर्स क्या है, यूज कहाँ, आयनिंग में, रिमोट्स में, हमारे टेबल लैंप्स में, हर जगह हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। और अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो हमारे कोई भी अप्लायंसेस काम ना करें। सोर्सेज की बात करें तो इलेक्ट्रिक सेल एंड बैटरी काफ़ी कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। मेंस जो कि हमारे इलेक्ट्रिक बोर्ड्स होते हैं, हमारे घरों में एक मेन बोर्ड होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी लोकल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से वहीं पर सप्लाई की जाती है और फिर वहाँ से हमारे घर में अलग अलग रूम्स में, रूम्स के फैंस, बल्ब्स, फ्रिजेस, इन सबको दी जाती है। देन जनरेटर जिसे डायनेमो भी बुलाते हैं, और सोलर सेल्स। सो दीज आर द मेन लाइक द सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। अब अगर हम करंट की बात करते हैं ना, तो करंट 2 तरह का होता है। एक होता है डायरेक्ट करंट, एक अल्टरनेटिंग करंट, जिसे हम डीसी और एसी बुलाते हैं। डीसी एक ऐसा करंट जो सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, जैसे कि सेल या फिर बैटरी से सप्लाई किया हुआ करंट। वहीं पर कुछ ऐसा करंट होता है जो एक डायरेक्शन में नहीं, आगे पीछे ऐसे कुछ इस तरह से फ्लो करता रहता है, उसे हम अल्टरनेटिंग करंट बुलाते हैं। ये हमारे घर के मेन्स और जनरेटर्स प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली जो करंट हम घरों में यूज़ करते हैं वो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। सो हाउसहोल्ड एसी फ्रीक्वेंसी इज़ 50 हर्ट्ज़ और इसकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है। सो पोलैरिटी चेंजेस 100 टाइम्स पर सेकंड। आगे इलेक्ट्रिक करंट क्या है? तो बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट क्या है हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन इस क्लास में फॉर्मूलाज और उन फॉर्मूलाज को अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज बेसिकली द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फॉर्मूला क्या है? करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू इज द चार्ज एंड टी इज द टाइम। और इसका एस आई यूनिट है एम्पियर। तो ए यहाँ पर छोटा रहेगा एम्पियर में, लेकिन सिंबल कैपिटल ए होगा। आगे बात करते हैं वोल्टेज की या फिर पोटेंशियल डिफरेंस की। तो अगेन इट इज अ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज बिटवीन द 2 पॉइंट। तो 2 पॉइंट्स के बीच में जो यूनिट चार्ज जब मूव होता है, तो उस जितना काम करना पड़ता है उसको मूव करने के लिए, उसे पोटेंशियल डिफरेंस बुलाते हैं। सो इट इज वी, कैपिटल वी, इट इज डब्ल्यू डिवाइडेड बाय क्यू, और इसका एस आई यूनिट होता है कैपिटल वी, दैट इज वोल्ट। राइट? तो सिंबल कैपिटल में है लेकिन फर्स्ट लेटर यहाँ पर स्मॉल में है। हमने पढ़ा है ना अपने मेजरमेंट्स वाले चैप्टर्स में। आगे बात करते हैं द रिलेशन बिटवीन वर्क, चार्ज एंड वोल्टेज। सो वर्क इज डब्ल्यू, चार्ज इज क्यू, वोल्टेज इज वी। तो इन सब के बीच में क्या रिलेशन है, तो ये जानना भी जरूरी है। तो इट इज लाइक वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, दैट इज डब्ल्यू इज इक्वल टू चार्ज इनटू द वोल्टेज, एंड q is what? Q is the charge, so q is it. I is current and t is time. So it is capital W is equal to VIT. राइट? सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो आपने पढ़े हुए हैं। डिटेल में हम इनको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कैसे ड्राइव हुए हैं ये हमने सब कुछ किया है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर की। तो पावर क्या होता है? पावर इज द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क। सो P इज इक्वल टू W बाय स्मॉल t, और इसको हम P इज इक्वल टू W की जगह VIT भी लिख सकते हैं, और नीचे भी T है तो T से T कैंसिल हो गया। सो पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इंटू द करंट। इसका SI यूनिट होता है वॉट, दैट इज कैपिटल W। क्या होता है? वॉट। राइट? सो इट इज सेड दैट 1 watt is equal to 1V into 1A, that is 1 volt into 1 ampere। तो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है और एम्पियर करंट का यूनिट है।
क्लियर है? तो ये सारे हमने पढ़े हैं, रिकॉल करने हैं आपको ध्यान से। नाउ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक एनर्जी, सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी is consumed depending on the voltage, current and the time. So electrical energy is V into I into T. So E is equal to V into I into T. और अगर हम इसके कमर्शियल यूनिट्स देखें जिन्हें हम डेली के यूज करते हैं, दैट इज किलो वॉट आवर। करेक्ट। आगे क्वेश्चंस कराऊंगी मैं इनसे रिलेटेड। नाउ कमिंग ऑन टू द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होती है पावर हाउसेज में, तो पावर स्टेशंस में जहाँ पर टरबाइन होता है, टरबाइन के ऊपर जब पानी गिरता है, टरबाइन्स मूव करती हैं एंड द जनरेटेड वोल्टेज इज अराउंड 11 किलो वोल्ट, राइट। इसी को हम बढ़ा देते हैं जब हम इन्हें लाइंस के थ्रू पावर स्टेशंस में, जो सब स्टेशन है वहां पर भेजते हैं। सो एसी इज जनरेटेड टू अलाउ इजी ट्रांसमिशन अलोंग लाइक ओवर द लॉन्ग डिस्टेंसेस। नाउ कमिंग ऑन टू द ट्रांसमिशन ऑफ पावर, अब वोल्टेज इज स्टेप्ड अप, तो पहले 11 वोल्ट थी, राइट, 11 किलो वोल्ट थी, राइट, 11 किलो वोल्ट जनरेट होती है पावर स्टेशंस में। सो इट वाज 11 किलो, के विल बी स्मॉल वोल्ट, इट इज नाउ इंक्रीज, तो इसको बहुत ज़्यादा स्टेप अप कर देते हैं अराउंड 132 किलोवाट, और इसको अब लाइंस के थ्रू आगे भेजा जाता है। हाई वोल्टेज से एनर्जी लॉस कम होते हैं ड्यू टू हीटिंग एंड द वोल्टेज इज स्टेप डाउन एट द सबस्टेशंस। तो यहाँ से गई यहाँ पर, ये है हमारे पावर हाउस, ये है हमारे सब स्टेशंस, राइट। क्यों बढ़ाते हैं, तो उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ कि अब पहले जो 11 किलो वोल्ट थी, फिर वो हो गई 132 किलो वोल्ट, और उसके बाद फाइनली दिस सप्लाई द वोल्टेज टू द होम्स विच इज 220 वोल्ट। तो अब हमारे घरों में जो आती है, जो हमारे घर के बाहर पोल्स भी लगे होते हैं, उनमें भी यही मेंशन होता है, राइट। अब हम इसको काफी कम कर देते हैं। सो पावर रीचेस द हाउस थ्रू द ओवरहेड लाइंस एंड अंडरग्राउंड केबल्स, आपको पता ही है, एंड सप्लाई केबल्स कंटेन 3 वायर्स, इनमें 3 वायर्स होते हैं। कौन कौन सी, एक लाइव, एक न्यूट्रल और एक अर्थ। सो इट इज लिव, लेकिन लिव में आई मिसिंग है। तो लिव और द फेज वायर, तो दे कैरी करंट टू द अप्लायंसेस जो 220 वोल्ट होता है। जितने भी हमारे ये अप्लायंसेस हैं, इन सब में लाइव वायर लेकर आती है करंट। दूसरा न्यूट्रल वायर, जो कि एक रिटर्न पाथ है, मतलब करंट आया वापस भी तो कहीं जाएगा, तो ये जो रिटर्न, क्योंकि ये पूरा एक सर्किट है, ये मूव करेगा, तो ये रिटर्न पाथ है विच इज एट 0 वोल्ट। देन कमिंग ऑन टू द अर्थ वायर, तो अर्थ वायर बेसिकली एक सेफ्टी की वायर होती है जो हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगने देती है जब हम इन अप्लायंसेस को टच करते हैं। तो बस यही है, लाइव वायर रेड या ब्राउन कलर की होती है, 220 वोल्ट इसकी वोल्टेज होती है, और इसका काम है सप्लाई करना, करंट को सोर्स से हमारे अप्लायंसेस तक लेकर जाना। दूसरा न्यूट्रल वायर ब्लैक या फिर लाइट ब्लू कलर की होती है, 0 वोल्ट, और ये एक रिटर्न पाथ है, मतलब करंट यहाँ से आया अब दूसरी तरफ तो जाएगा, तो एक रिटर्न पाथ है, राइट। देन अर्थ वायर ग्रीन या येलो कलर की होती है, 0 वोल्ट होती है, और ये हमारे कनेक्शंस को अर्थ प्रोवाइड करती है, अर्थिंग देती है, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगते हैं। कमिंग ऑन टू द हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक करंट कॉम्पोनेंट्स, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक मीटर होता है जो हमारी रोज की कंजम्पशन को मेजर करता है। मेन स्विचेस होते हैं जो हमारे पूरे घर में, दे कंट्रोल द एंटायर हाउस सप्लाई। तो ये देखो, ये ऐसे मेन्स होते हैं, कई बार ये मेन्स ड्रॉप हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से हम इनको फिर ऊपर करते हैं, फिर वापस इलेक्ट्रिसिटी आती है। सो बेसिकली ये पूरे घर का एक कंट्रोल है। देन फ्यूज और एमसीबी, तो ये हमारे सर्किट को प्रोटेक्ट करती हैं जब भी ओवरलोड होता है, जब भी करंट ज़्यादा आता है, तो अगर करंट ज़्यादा हो जाए तो हमारे अप्लायंसेस खराब हो सकते हैं। तो यहाँ पर इन सर्किट्स को प्रिवेंट करने का काम एमसीबी या फिर फ्यूज करता है। देन कमिंग ऑन टू डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स, तो इट सप्लाइज पावर टू द डिफरेंट रूम्स। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से अलग अलग रूम्स में पावर सप्लाई की जाती है। कमिंग ऑन टू द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो मैंने पहले ही बताया था, इट इज किलो वॉट आवर। किलो वॉट आवर इज ऑल्सो कॉल्ड BOT यूनिट, और सिंपली इसे यूनिट भी बुलाया जाता है। इलेक्ट्रिक बिल्स में हमेशा ही पावर किलो वॉट आवर में ही कैलकुलेट होती है।
अब अगर हम मीनिंग की बात करें ऑफ 1 किलोवाट आवर, सो बेसिकली इट इज द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 1 किलोवाट अप्लायंस यूज्ड फॉर 1 आवर। मैथमेटिकल वैल्यू क्या होती है? 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 जूल। आगे बढ़ते हैं। सो द एनर्जी पावर टाइम का रिलेशन देखें। सो पावर इज इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम, या फिर एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। आप कोई भी एक याद रख लो, दूसरा दूसरा तो रीअरेंजिंग से आप ऑटोमेटिकली वो कर ही लोगे। तो अगर मैं इसको लेती हूँ तो इट इज किलो वॉट आवर इज इक्वल टू पावर इज किलो वॉट एंड टाइम इज से आवर, राइट। सो दीज आर द डिफरेंट यूनिट्स। तो ये आपको पता होने चाहिए क्योंकि आगे क्वेश्चंस में मैं आपसे पूछूंगी। नाउ इलेक्ट्रिक मीटर हमारी इलेक्ट्रिक कंजम्पशन को मेजर करता है, पावर को नहीं, कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है उसको मेजर करता है, एंड रिकॉर्ड्स द कंजम्पशन डायरेक्टली इन किलोवाट आवर, एंड इट इज इंस्टॉल्ड बाय द इलेक्ट्रिकल जो भी आपके सप्लाई देते हैं ना, वो वाली कंपनी इनको इंस्टॉल करती है आपके घरों में। अब ये काम कर कैसे करते हैं? पहले अगर पुराने वाले देखो ना, तो उनमें ना अलग-अलग डायल्स होते थे, कम से कम ये 5 डायल्स होते थे, और वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे यूज़ हो रही है, कितनी यूज़ हो रही है, उसको मेजर करते थे। तो जब भी हम एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को ऑन करते हैं तो करंट फ्लो होना शुरू होता है, और उसके मूव होने से यहाँ पर ये जो आर्मेचर है, राइट, ये मूव होता है, फिर यहाँ पर ये डिस्क्स मूव होती हैं, ये वाली मूव होती है। अब कितनी रोटेशंस हुई हैं, इट इज प्रोपोर्शनल टू कि कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है। सिंपल, राइट। 5 डायल्स होते थे ओल्ड मीटर्स में, पांचों डायल्स जो थे एक यूनिट्स को मेजर मेजर करेंगे, एक टेंस को, एक हंड्रेड्स को, थाउजेंड्स को, 10,000 को। तो इस तरह ये एनर्जी की मेजरमेंट होती थी, और जो टोटल रीडिंग है इट वाज ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग ऑल द डायल रीडिंग्स। तो सबके जैसे यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, इन सब की रीडिंग को कंबाइन करके फिर हमारे पास रीडिंग्स आती थी। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक मीटर की, जो आज के टाइम पर हम यूज कर रहे हैं, जिन्हें हम मॉडर्न इलेक्ट्रिक मीटर्स कहते हैं, जिनमें बस ऐसे होता है और यहाँ पर ना कुछ नंबर्स लिखे हुए आते हैं। सो दीज आर द डिजिटल मीटर्स। कमिंग ऑन टू द इलेक्ट्रिक फ्यूज, या फिर जिसे हम एक सेफ्टी डिवाइस भी मानते हैं, एक ऐसा डिवाइस जो हमारे घर में आने वाले करंट को लिमिट कर देता है। तो ये हमारे सर्किट्स को, अप्लायंसेस को से कनेक्टेड होता है, और अगर करंट एक्सीड हो जाए तो ये मेल्ट हो जाता है। तो फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस जिसमें थिन और लो मेल्टिंग पॉइंट वाली वायर होती है। करंट ज्यादा हुआ, वायर मेल्ट हुई, कनेक्शन ब्रेक हो गया। क्लियर है? सो एक्सेस मेल्ट्स द एक्सेस व्हेन द करंट इज एक्सेसिव एंड प्रिवेंट द डैमेज टू अप्लायंसेस एंड वायरिंग। पर्पस क्या है? हमारे अप्लायंसेस को बचाना और किसी भी तरह से फायर लगने से रोकना। अब बात करते हैं वर्क कैसे करता है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि एक्सेस करंट अगर होगा तो फ्यूज वायर हीट हो जाएगी, वायर मेल्ट होगी और वो ब्रेक हो जाएगी। एक बार वो मेल्ट हो गई तो करंट फ्लो करना इमीडिएटली स्टॉप हो जाएगा। सेफ्टी प्रिकॉशंस की बात करें, सो दे नेवर टच द लाइव वायर विद द बेयर हैंड। तो हमें कभी भी लाइव वायर को कभी भी बेयर हैंड से टच नहीं करना चाहिए। हमें वो अप्लायंसेस यूज़ करने चाहिए जिनकी प्रॉपर अर्थिंग हुई हो, और ओवरलोडिंग सॉकेट्स में अवॉइड करनी चाहिए। देन रिप्लेस द डैमेज्ड वायर्स इमीडिएटली। तो जितने भी डैमेज्ड वायर्स घरों में हैं, खुले वायर्स हैं, इन सबको इमीडिएटली हमें रिप्लेस करना है, ताकि किसी को भी किसी भी तरह से इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, बिकॉज इट इज़ वेरी डेंजरस। कई बार तो इलेक्ट्रिक शॉक से लोगों की डेथ भी हो जाती है। अब फ्यूज वायर के मटेरियल की बात करें तो इट इज एन एलॉय ऑफ लेड, दैट इज पीबी एंड टिल, और इसका मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑर्डिनरी कॉपर वायर मस्ट नेवर बी यूज्ड इन फ्यूज। तो ऑर्डिनरी कॉपर वायर नहीं, बल्कि हमें ये एलॉय का यूज करना चाहिए। फ्यूज कनेक्शंस हमेशा सीरीज में होते हैं लाइव वायर से। तो जैसे ही ओवरफ्लो हुआ करंट, एक्सेसिव करंट हुआ, वैसे ही यहाँ पर डिस्कनेक्ट हो जाता है पूरा का पूरा कनेक्शन, और जो न्यूट्रल वायर है वो कभी भी फ्यूज नहीं होती है। अब बात करते हैं द थिकनेस ऑफ द फ्यूज वायर। तो कैसी होती है थिकनेस? सो थिकनेस ऑफ द फ्यूज वायर इट डिपेंड्स ऑन द करंट रेटिंग। ठीक है। अब अगर हायर करंट रेटिंग है तो हम थिकर वायर यूज करेंगे, अगर कम है तो हम थोड़ी पतली वायर भी यूज कर सकते हैं। सो हीटिंग ऑफ द फ्यूज वायर डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ।
अब ये सारे छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं, मैंने इसलिए लिख दिए हैं ताकि जब आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करो ना, तो आपको हर एक पॉइंट मिल जाए। आप कोई भी पॉइंट मिस ना करो। अब देखते हैं कि ये जो पूरा फ्लो है इलेक्ट्रिसिटी का, ये हमारे घरों में कैसे होता है। तो होता कुछ ऐसे है कि इलेक्ट्रिक पोल से हमारे कंपनी का फ्यूज़ होता है आगे, कंपनी के फ्यूज़ के बाद हमारा इलेक्ट्रिक मीटर होता है और इलेक्ट्रिक मीटर के बाद हमारा जो मीटर है, मीटर के बाद मेन फ्यूज़ है, मेन फ्यूज़ के बाद मेन स्विच के बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और फिर अप्लायंसेस, ठीक है? हम चलते हैं पावर स्टेशंस में, जहाँ पर पावर हाउसेस में जहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वहाँ से आती है सब स्टेशंस में, राइट? सब स्टेशंस में अब हमारे इलेक्ट्रिक पोल जो नियर बाय पोल्स हैं, वहाँ पर आती है। ये इलेक्ट्रिक पोल्स कंपनी के फ्यूज़ के साथ कनेक्टेड होते हैं। ये कंपनी फ्यूज़ हमारे इलेक्ट्रिक मीटर्स को एनर्जी देते हैं। यहाँ से करंट फ्लो करता है हमारे मेन फ्यूज़ में। मेन फ्यूज़ से ये चला जाता है मेन स्विच में, राइट? मेन स्विच से हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स में और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स से हमारे अप्लायंसेस में। तो अगर हाई रेटिंग फ्यूज वायर हम इंस्टॉल करेंगे पोल के पास, तो उसे हम कंपनी पोल या फिर पोल फ्यूज भी बुलाते हैं और ये लगाने का काम सिर्फ और सिर्फ कंपनी करती है, एक ऑथराइज्ड स्टाफ ही कर सकता है। इलेक्ट्रिक मीटर जो इंस्टॉल किए जाते हैं वो कंपनी फ्यूज के बाद किए जाते हैं और उसके बाद ये प्रॉपरली ऐसे ना माउंटेड होते हैं बाहर ही इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस, ठीक है? उसके बाद हमने फ्यूज कर लिया। अब हम आगे मीटर के ऊपर, मीटर भी हमने डिस्कस कर लिया। अब मीटर जो है ये रिकॉर्ड करेगा कितनी आपने एनर्जी कंज्यूम की है, वो रिकॉर्ड करेगा। फिर हम मेन फ्यूज पे आएंगे और ये है वो मेन फ्यूज जो लाइव वायर से कनेक्टेड होता है। लाइव वायर जो है अब ये मेन स्विचेस में जाती है जहाँ पर लाइव और न्यूट्रल वायर्स दोनों होती हैं। अब आती हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स पूरे घर में, जहाँ से अब ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और फाइनली ये हमारे अप्लायंसेस तक पहुंचती है। तो बीच में अगर आप देखो ना, तो काफ़ी सारे सेफ्टी फैक्टर्स लगाए गए हैं। अब आते हैं एमसीबीज पे। तो हमने पढ़ा था कि एमसीबीज भी एक तरह से हमारे अप्लायंसेस को ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो दीज आर द मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। छोटी सी फुल फॉर्म है लेकिन इंपॉर्टेंट है। सो एमसीबी मॉडर्न रिप्लेसमेंट है हमारे फ्यूजेस का, जिन्हें हम यूज करते थे। सो ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाता है जब मतलब एमसीबी डाउन हो जाती है। तो ये जो मैं आपको दिखा रही थी ना, दीज आर एमसीबीज। तो अगर इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाए ना, तो एमसीबी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है और जब भी कोई फॉल्ट होता है। सो ऑपरेटिंग टाइम इज वेरी शॉर्ट, मतलब जरा सा करंट बढ़ा एंड अप्रोक्सीमेटली इन अराउंड 25 मिली सेकेंड्स एमसीबी डाउन हो जाएगी और इससे हमारे पूरे घर को ये प्रोटेक्ट करेगी। एडवांटेजेस क्या है, हम इसको इजीली रीसेट कर सकते हैं। अब पहले क्या होता था ना, पहले टाइम पर अगर मैं आपको फ्यूज, मैंने आपको शायद पीछे उसको ना हाँ, पहले ऐसे फ्यूजेस होते थे कि वो एक आता था सिरामिक वाला, फिर उसके पीछे वो पूरा सर्किट होता था, उसको हम कनेक्ट करते थे, कुछ ऐसा होता था। तो अब अगर ये खराब हो जाए, हमें इलेक्ट्रिशियन को ही बुलाना पड़ेगा और फिर वही आके इसको ठीक करेगा। लेकिन एमसीबी का फ़ायदा ये है कि अगर मान लो आपके एक कमरे में इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा आने लगा, सिर्फ वो एमसीबी डाउन होगी, पूरे घर की नहीं होगी, सिर्फ वो होगी और फिर आप देखोगे यार सब जगह तो लाइट आ रही है, यहाँ नहीं आ रही है, तो आप चुपचाप जाके एमसीबी को ऊपर कर दोगे एंड इट विल बी रीस्टोर्ड। तो इट इज़ वेरी ईज़ी, ये ज़्यादा रिलायबल है फ्यूज़्ड वायर से और इससे प्रोटेक्शन 25 मिलीसेकंड्स, मतलब 1 सेकंड भी नहीं लगता है, उसके 1/4 में ये पूरा का पूरा काम हो जाता है। तो ये क्विक भी है, इफेक्टिव भी है और काफ़ी सेफ माना जाता है। अब आते हैं हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट्स पे। तो हर इलेक्ट्रिक सर्किट इंडिपेंडेंटली काम करता है क्योंकि हमने इसको कैसे कनेक्ट किया है, पैरेलल सर्किट्स में कनेक्ट किया है। एक अप्लायंस के फेल होने से बाकी अप्लायंसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है और सारे के सारे अप्लायंसेस को सेम मेन वोल्टेज दी जाती है, दैट इज 220 वोल्ट। अब वाई स्टडी सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, तो वैसे तो क्लास 7 में पढ़े हैं, लेकिन हमने इनको पढ़ा क्यों था, ताकि हमें पता हो कि कैसे हमारे घर के अप्लायंसेस कनेक्टेड हैं। नाउ टू कंपेयर वर्क एंड सेफ्टी एंड द प्रैक्टिकल यूजेस, तो इसी के लिए अब हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को क्विकली डिस्कस करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब जैसे एक बल्ब और दूसरा बल्ब, मैंने इन दोनों बल्ब्स को ना ऐसे एक सीरीज में, एक लाइन में लगा दिया है और दोनों के दोनों एक ही स्विच से कनेक्टेड है।
एक ही स्विच है जैसे ये है, राइट? अब इससे क्या होता है कि मान लो यहाँ पर हमारा ये वाला बल्ब फ्यूज़ हो गया, तो इसकी वजह से चाहे स्विच ऑन भी है लेकिन हमारा ये वाला बल्ब नहीं जल पाएगा। तो एक के फ्यूज़ होने से दूसरा दूसरा अप्लायंस भी अफ़ेक्ट होता है। साथ ही साथ अब वो तो मैंने हटाया था, यहाँ पर मैंने बल्ब के फ्यूज़ होने की बात कर दी है। अब पैरेलल में क्या होता है कि दोनों मैंने बल्ब लगाए, दोनों को अलग-अलग स्विच दिया, पावर एक ही है, स्विच अलग-अलग दे दिया। अब सर्किट में करंट ऐसे भी फ्लो करेगा, इसमें ऐसे भी फ्लो करेगा, तो भी कंप्लीट ही हो रहा है मेरा सर्किट। तो अगर मान लो बीच में से बी बल्ब मेरा फ्यूज़ हो जाता है, तो उसकी वजह से या फिर मैं इस स्विच को ऑफ कर देती हूँ, तो इस बल्ब के स्विच को ऑफ करने से ना ए बल्ब पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपने देखा होगा जैसे एक कमरा होता है उसमें 2-3 अगर आपने लाइट्स लगा रखी हैं, आपने ट्यूब लाइट ऑफ कर दी और एक बल्ब ही ऑन रखना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बल्ब ट्यूब लाइट ऑफ हुई तो बल्ब भी ऑफ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये दिस शोज़ दैट कि हमने उनको पैरेलल सर्किट में हमने उनको लगाया है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो अब ए को अगर हमने स्विच ऑफ कर दिया तो भी हमारा बी वाला बल्ब जलेगा क्योंकि उसका स्विच ऑन है, सर्किट कंप्लीट हो रहा है। अगर एक फ्यूज़ भी हो जाता है तो उसका फ़र्क, उसका इफ़ेक्ट दूसरे पर नहीं आता है। अब अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें इन अ रूम, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है कि अब जैसे ये हमारी एक लाइव वायर है, ये एक न्यूट्रल वायर है, ठीक है? ये हमारा मेन स्विच बॉक्स है। अब यहाँ पर ना रूम में ऐसा ही होता है कि ये एक पंखा है, 2 बल्ब हैं। अब जिसका स्विच ऑफ ऑन करोगे ना बस वही अप्लायंस आपका चलना शुरू होगा। अर्थिंग ऑफ द अप्लायंसेस, अब जो मेटालिक आउटर केस होते हैं ना अप्लायंसेस के उनको हम अर्थ वायर से कनेक्ट करते हैं ताकि इलेक्ट्रिक शॉक्स ना लगे। हैज़र्ड्स क्या है इलेक्ट्रिसिटी के, कई बार ओवरलोडिंग देखी जाती है सर्किट्स में जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। कई बार प्रॉपर इंसुलेशन नहीं होती है जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट और एक्सेस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। और इलेक्ट्रिक शॉक जब लोगों को लगता तब लगता है जब वो लाइव वायर के लाइक कॉन्टैक्ट में आते हैं, ठीक है? देन व्हाट प्रिकॉशंस वी मस्ट टेक, आई नो आपको सारे ही पता हैं, एक बार जल्दी से मैं पढ़ के आपको बता देती हूँ। पहली चीज़, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी वेट हैंड से किसी भी स्विच को टच नहीं करना है। कनेक्टिंग वायर्स टू अ प्लग सॉकेट स्विचेस शुड बी टाइटली जॉइंट, अप्लायंस शुड बी प्रॉपरली अर्ज एंड डू नॉट रिपेयर अप्लायंसेस व्हेन इन यूज, ठीक है? तो डू नॉट रिपेयर, जब भी अगर हमें कुछ घर में भी कोई कुछ गड़बड़ हो जाती है, कहीं पर तार टूट गई, तो हम क्या करते हैं मेन्स ऑफ कर देते हैं कि किसी भी तरह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना करे और जो बंदा ठीक कर रहा है उसको करंट ना लगे। इंश्योर कि एमसीबी और फ्यूज़ वो लाइव वायर से कनेक्टेड हों। प्रॉपर इंसुलेशन वायर्स की होनी चाहिए, ऑर्डिनरी कॉपर वायर्स का हम फ्यूज़ में यूज़ ना करें एंड स्विचिंग ऑफ द गैजेट्स बाय टेकिंग आउट द सॉकेट फ्रॉम द प्लग। आगे चलते हैं, तो ये तो थी हमारी पूरी हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी। अब हम स्टैटिक की तरफ आ रहे हैं। देखो स्टैटिक में ना बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी है, बड़ी ईज़ी सी है। तो अब यहाँ पर ना इलेक्ट्रिसिटी इज़ ड्यू टू द चार्जेस व्हिच आर एट रेस्ट, ठीक है? ऐसे चार्जेस हैं जो रेस्ट पर हैं। तो ये हम ना डेली हम देखते हैं। सो इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड इन डेली फैन्स और बल्ब्स में और ये मूविंग होती है तो इसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बुलाते हैं। और इसे हम ड्यू टू चार्जेस एट रेस्ट इसे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बुलाते हैं। तो ये ही दोनों में फ़र्क है। अब ओरिजिन कहाँ से हुआ टर्म इलेक्ट्रिसिटी का, तो एक ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन जिसका मतलब एम्बर होता है उससे आया था। तो अराउंड 2500 ईयर्स अगो एक ग्रीक फिलोसोफर थे थेस, उनको पता चला कि अगर एम्बर रब्ड विद द वूल अट्रैक्ट्स द स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर और द कॉर्क। तो देखा ना, अगर आपकी कोम है, ड्राई बाल हैं, आप कोम करो, ठीक है? मतलब अपने बालों पे उस कोम को फेरो, है ना? नीचे टेबल पे छोटे-छोटे बिट्स ऑफ पेपर रख दो और जब आप कोम को इमीडिएटली यहाँ पर रब करने के बाद बिट्स ऑफ पेपर के पास लेके जाओगे तो वो अट्रैक्ट होते हैं। सो दैट इज़ व्हाट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज़। तो एग्ज़ैक्टली बस यही है जो मैं आपको भी बता रही थी। सो दिस इज़ बिकॉज़ कि जब हम उनकी रबिंग करते हैं ना तो इसमें इलेक्ट्रिक चार्जेज़ आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज आते क्यों हैं? इट इज़ ड्यू टू द चार्जिंग बाय फ्रिक्शन,
ठीक है? तो ये फ्रिक्शन की वजह से चार्जिंग होती है। तो हम क्या ऑब्ज़र्व करते हैं कि ये जो पेन है ना, जब हमने मतलब जो कॉम्ब है, जब हमने इसको रब किया, तो पहले तो इसमें कोई अट्रैक्शन नहीं थी, लेकिन जब हमने इसको रब किया, तो अब फ्रिक्शन की वजह से ना इसमें एक इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया है और अब ये इनको अट्रैक्ट कर रहा है। अब बात करते हैं किस तरह के चार्जेस होते हैं, तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। सो देयर आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्जेस, मान लो कि हमारे पास ये हमने पूरा एक स्टैंड लिया, थ्रेड से हमने क्या करते हैं, हम एक ग्लास रॉड लगा देते हैं विच इज़ लाइक रब्ड विद सिल्क, ठीक है? इस ग्लास रॉड को भी सिल्क से रब कर दो, इसको भी रब कर दो, दोनों में ही चार्जेस आ जाएंगे और ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगी, राइट? तो क्या हुआ कि दोनों को ही हमने सेम चीज से रब किया, दोनों में ही सिमिलर चार्ज आ गया, सिमिलर चार्ज आ गया तो दोनों में क्या हुई, रिपल्शन हुई। अब क्या करेंगे, अब हम टू चार्ज्ड इबेनॉइड रॉड्स दे रिपेल ईच अदर। क्यों? एक इबेनॉइड रॉड ली, उसको मैंने फर से रब कर दिया, दूसरी ली, उसको भी फर से रब कर दिया। सो व्हेन बी एंड ए दे आर ब्रॉट टुवर्ड्स ईच अदर, यहाँ पर फिर से रिपल्शन देखी गई, क्योंकि दोनों में एक ही मटेरियल से रब करने की वजह से सिमिलर चार्जेस आ गए थे। तो जैसे पोल्स में होता है, मैग्नेटिक पोल्स में बिल्कुल वैसे ही, तो यहाँ भी सेम चार्जेस वो रिपेल करते हैं। अब आते हैं, हमने एक चार्ज ग्लास रॉड ले ली, एक चार्ज एबेनॉइड रॉड ले ली, ठीक है? हमने एक को, इसको मैंने सिल्क से रब कर दिया, इसको मैंने फर से रब कर दिया। अब दोनों में क्या हुआ ना, दोनों में ऑपोजिट चार्जेस आए, इसमें चार्ज अलग आया, इसमें चार्ज अलग आया। क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस थे, जब मैं इनको एक दूसरे के पास लेकर गई तो इनमें मुझे अट्रैक्शन देखने को मिली। तो अनलाइक चार्जेस दे अट्रैक्टेड ईच अदर। तो यही है कि हमारे पास कंक्लूजन में कि हमारे पास दो तरह के चार्जेस है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सो लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। अब बात करते हैं, ये जो सारा हमने पढ़ा ना, इसकी एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो हुआ क्या था कि ग्लास रॉड जो है और सिल्क, जब ये दोनों अलग-अलग पड़े थे ना, तो दोनों अनचार्ज थे, मतलब दोनों में कोई चार्ज नहीं आ रहा था। रब करने पर रॉड से इलेक्ट्रॉन्स इस सिल्क में ट्रांसफर हो गए, तो सिल्क नेगेटिवली चार्ज हो गया, रॉड पॉजिटिव चार्ज में आ गई। वहीं पर जब इबेनॉइड रॉड और फर लिए और इन दोनों को रब किया, चार्ज नहीं रब किया, तो इलेक्ट्रॉन्स फर से रॉड में गए, तो रॉड नेगेटिव और फर पॉजिटिव हो गया। तो इसीलिए जब हम इन दोनों रॉड्स को, जिनमें ऑपोजिट चार्जेस से एक दूसरे के पास लेकर आए, तो ये अट्रैक्ट की ड्यू टू द अनलाइक चार्जेस। अब बात करते हैं, द टोटल चार्ज बिफोर रबिंग वो 0 और रब करने के बाद दोनों में इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आ गए। सो चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, सो दिस शोज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नाउ, तो ये बस वही है जो मैंने अभी आपको बताया। तो कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव, वो आप यहाँ से देख सकते हो। अब आते हैं द मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ कंडक्टर। तो कैसे हम एक कंडक्टर को चार्ज कर सकते हैं, तो दो तरीके हैं, एक है कंडक्शन, एक है इंडक्शन। कंडक्शन से हम क्या करेंगे, एक रॉड ली, उसको इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर लगा दिया, मेटल रॉड को, और दूसरी तरफ एक ग्लास रॉड ली हमने और उसके ऊपर एक इंसुलेटिंग हैंडल लगा दिया ताकि करंट हमें ना लगे। अब ये वाली रॉड जो थी, ये थी पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रॉड। इस पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को जब हम इससे टच करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम हैं, राइट, यहाँ पर तो खूब है, ये तो पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ को मूव होंगे टच करने पर, और जब आप इसको हटा लोगे, इनका कांटेक्ट लूज होगा, तो भी ये पॉजिटिवली चार्ज रहेगी, ये पॉजिटिव बनेगी। अब दूसरा तरीका है, सेकंड इज कंडक्शन, सॉरी, चार्जिंग अ कंडक्टर बाय इंडक्शन। तो ये एक रॉड लिया, इंसुलेटिंग स्टैंड लिया और सेम सेटअप लिया। अब ये फिर से पॉजिटिवली चार्ज रॉड हम मेटल रॉड के पास लेकर आए। तो इस केस में क्या होगा कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड है ना, जब हम इसको ए के पास लेके आएंगे, ए के इस एंड पे, पी एंड पर लेके जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम रॉड ए विल मूव फ्रॉम क्यू टू पी। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स थे, ये क्यू से पी की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे। तो ये वाली साइड नेगेटिव हो जाएगी टेम्परेरीली, और ये वाली, सॉरी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगी। हम एकदम क्विक वाला यहाँ पर वो कॉन्टैक्ट लेकर आएंगे, तो एंड पी विल बिकम नेगेटिवली चार्ज, क्यू विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज, और अब बी को जब हम यहाँ से रिमूव करेंगे, तो थ्रू आउट दिस कंडक्टर ये पूरा का पूरा चार्ज क्या हो जाएगा, ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये रॉड फिर से न्यूट्रल बन जाएगी।
अब क्या होगा, अब आता है इंडक्शन। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ये एक हमारी अर्थिंग है, ठीक है? सेम सेटअप है। अब हमने ना ये जो क्यू वाला एंड है ना, यहाँ पर इस साइड को हमने अपने हाथ से टच करना है और पी वाले साइड को हमने इसी ग्लास रॉड से टच कराना है। क्लियर हो गया? तो क्या करना है, ठीक है? एक साथ टच कराया, हाथ को हटाना है, फिर रॉड को भी हटाना है। लेकिन इस बीच में क्या होगा, क्योंकि हमने इसकी अर्थिंग कर दी, जब हमने इसको टच किया ना, तो हमने इसकी अर्थिंग कर दी। तो अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा फ्रॉम अर्थ टू दिस मेटल रॉड। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ को मूव करना शुरू हो जाएँगे। अब जब हमने हाथ को रिमूव किया, तो हमारी जो ग्लास रॉड बी है, ये वाली जो ग्लास रॉड है, इसको भी रिमूव कर दिया। अब जितने भी एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आए थे वो थ्रू आउट द रॉड स्प्रेड हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी मेटल रॉड नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो अर्थिंग करने की वजह से, आपके हाथ टच करने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जिसकी वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आगे पास होते रहेंगे, तो ये फिर पॉजिटिव ये नेगेटिव होता रहेगा। लेकिन जैसे ही हाथ और ग्लास रॉड को हटाएंगे, वैसे ही पूरा का पूरा चार्ज स्प्रेड हो जाएगा। अब बात करते हैं इन दोनों ही मेथड्स के बीच का डिफरेंस बाय इंडक्शन एंड कंडक्शन। सो इंडक्शन तो चार्ज बॉडी को हमें टच करना पड़ता है, इंडक्शन में चार्ज बॉडी इज नॉट टच्ड, यहाँ पर चार्ज शेयर होता है, यहाँ पर नहीं होता है। चार्जिंग बॉडी लूजेस चार्ज और यहाँ पर चार्जिंग बॉडी अपना चार्ज को रिटेन करके रखती है। कंडक्टर गेट्स सेम टाइप ऑफ द चार्ज और यहाँ पर कंडक्टर को एक ऑपोजिट चार्ज मिल जाता है। चार्ज रिमेन्स आफ्टर रिमूवल, राइट, एंड चार्ज रिमेन्स ओनली इफ द अर्थिंग इज डन। क्लियर है? अब चलते हैं एक और बड़े ही इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप ना कुछ डिवाइसेस होते हैं जिनसे हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट है किसी बॉडी पर या नहीं, और ये भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो उसके लिए हम दो तरह के इलेक्ट्रोस्कोप्स यूज़ करते हैं, पिथ बॉल एंड गोल्ड लीफ। तो क्या है ये? पिथ बॉल बस ऐसा एक इंसुलेटिंग सा स्टैंड है सिल्क थ्रेड से, उसमें हम एक पिथ बॉल लगा देते हैं, बस सिर्फ इतना है। तो होता क्या है कि जब हम इसे हैंग करते हैं ना, तो अब हमें सबसे पहले ये चार्ज करना है कि ये जो हमारी बॉल है ये पॉजिटिव, मतलब ये चार्ज है या अनचार्ज है। तो हम क्या करेंगे, पिथ बॉल, हम एक बॉडी लेकर आएंगे इस पिथ बॉल की तरफ, ठीक है? टच नहीं करेंगे, सिर्फ पास लेकर आनी है। और अगर ये पिथ बॉल मूव करने लग जाती है, इसका मतलब उस बॉडी में चार्ज है। और अगर अगर पिथ बॉल मूव नहीं करती है, इसका मतलब कि उसमें चार्ज नहीं है। अब कौन-सा चार्ज है वो पता लगाने के लिए हम मान लेते हैं कि हम एक पॉजिटिव पिथ बॉल लेकर आते हैं। अब दूसरी पिथ बॉल लेकर आए, अगर ये वाली जो पिथ बॉल है इफ इट मूव्स अवे, तो मतलब दूस बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अगर पिथ बॉल मूव्स टुवर्ड्स, तो मतलब बॉडी नेगेटिवली चार्ज्ड है। आगे चलते हैं गोल्ड लीफ। तो ये भी काफ़ी सिंपल है। तो इसमें हम ना कुछ ऐसा-सा सेटअप लेते हैं जिसमें एक ग्लास केस है, बीच में एक ब्रास की रॉड है, नीचे गोल्ड का लीफ है और साइड में मेटल फॉइल्स डाली गई हैं। सो ये पूरा एक सेटअप हमें चाहिए। तो यहाँ पर ना ये जो ग्लास बॉटल है, इट प्रोटेक्ट्स द बेसिकली द लीव्स, ताकि वो ना हवा, क्योंकि काफ़ी लाइट होता है तो हवा और विंड से इसकी मूवमेंट को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि एक्चुअली तो हमें मूवमेंट ही देखनी है। तो हम क्या करते हैं, एक बॉडी जिसे भी हमें टेस्ट करना है कि क्या वो चार्ज्ड है या अनचार्ज्ड है, तो हम उसको लेकर आते हैं एंड वी टच इट विद दिस ब्रास डिस्क। जो सबसे ऊपर ब्रास डिस्क है ना, इसको टच करते हैं। अगर ये चार्ज होती है तो हमारा जो नीचे लीफ है वो खुल जाता है। अगर अनचार्ज्ड होती है तो ये बंद हो जाता है। तो लीफ डाइवर्जेस अगर बॉडी चार्ज है, लीफ विल नॉट डाइवर्ज अगर बॉडी अनचार्ज्ड है। तो अब यहाँ पर कौन-सा चार्ज है उसके ऊपर, अब हमें ये भी पता लगाना है। तो पहले हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, ठीक है? तो हम इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिवली चार्ज कर लेते हैं। अब अगर रॉड को लेकर आएँगे, तो ये लीफ और भी ज़्यादा डाइवर्ज होंगे, और अगर आप नेगेटिवली चार्ज्ड रॉड को लेके आओगे इस पॉजिटिव के पास, आई मीन इस पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप के पास, तो ये लीव्स क्लोज़ होने लग जाएँगे। वैसे ही नेगेटिवली चार्ज में भी हम सेम ही करते हैं। तो नेगेटिवली चार्ज में क्या करेंगे, उसको नेगेटिव चार्ज करने के बाद अब देखेंगे कि वो डाइवर्ज हो रहा है या कन्वर्ज हो रहा है। अगर डाइवर्ज होगा मतलब चार्ज सेम है, अगर वो ऐसे कन्वर्ज होगा तो इसका मतलब कि चार्ज ऑपोजिट है। अब
एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी हमें पता है वो जो बिजली चमकती है ना जब थंडर स्टॉर्म्स आते हैं, सो इट हैपन्स ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म्स और इसे एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो क्लाउड्स इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं। अब ये इस कॉन्सेप्ट का एक बहुत ही अच्छा यूज़ किया गया बाय फ्रैंकलिन, एंड सो दैट इज़ द फ्रैंकलिन्स एक्सपेरिमेंट। बेंजामिन फ्रैंकलिन इन 1749 अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये प्रूव किया कि लाइटनिंग इज एन इलेक्ट्रिक स्पार्क। तो उन्होंने काइट का एक्सपेरिमेंट किया। तो ही फ्रैंकलिन फ्लू द काइट मेड ऑफ सिल्क ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म। तो एक मेटल वायर को ना उन्होंने काइट की टॉप के ऊपर, जैसे ये काइट है ना हमारी, तो काइट की टॉप के ऊपर मेटल वायर लगा दी और ये तो था थ्रेड, राइट। नाउ द मेटल की वॉज टाइड एट द लोअर एंड ऑफ द वेट स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग के नीचे एक मेटल की लगा दी। सो सिल्क रिबन एक्टेड एज द इंसुलेटिंग हैंडल। तो ये जो सिल्क का रिबन था ना, ये एक इंसुलेटिंग हैंडल की तरह एक्ट कर रहा था। ऑब्जर्वेशंस क्या थी कि जब स्ट्रिंग वेट हुआ और ऊपर स्पार्क्स भी थे, सो स्पार्क्स वाज सीन बिटवीन द फ्रे जो फ्रैंकलिन का नकल था और की, उनके बीच में भी ना वो चार्ज फील हो किया। सो कंक्लूजन कि लाइटनिंग एक इलेक्ट्रिक स्पार्क होती है और क्लाउड्स भी इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी करते हैं। तो थंडरस्टॉर्म्स के टाइम पर ये जो चार्ज है ये आता है ड्यू टू द फ्रिक्शन, और क्लाउड्स फ्लो करते हैं, लाइक ये जो चार्जेस हैं ये विद वेट स्ट्रिंग ये उस ऊपर वाली रॉड से, मतलब वो जो मेटल की हमने वायर लगाई थी उससे वो पूरे नीचे तक उस सिल्क थ्रेड से होते हुए उस मेटल वायर तक फ्लो किया। क्लियर है? हो गया? क्लियर हो गया ना आपको? अब आते हैं लाइटनिंग। सो लाइटनिंग द स्पार्क बिटवीन द टू ऑपोजिटली चार्ज्ड क्लाउड्स और द बिटवीन द चार्ज्ड क्लाउड एंड द अर्थ, तो दैट इज द स्पार्क। एंड हाउ लाइटनिंग अकर्स, तो थंडरस्टॉर्म के टाइम ना क्लाउड्स चार्ज हो जाते हैं बाय इंडक्शन। अर्थ जो नीचे है ना उसको ऑपोजिट चार्ज मिल जाता है, क्लाउड्स का जो चार्ज होगा उससे ऑपोजिट चार्ज अर्थ पर आ जाएगा। और ये जो ह्यूज स्पार्क है बिटवीन द क्लाउड and the earth, this is called as the spark is called as lightning, राइट। इफेक्ट क्या होता है, बहुत डेंजरस होती है, इससे एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमंस कोई भी मर सकता है, इससे आग भी लग सकती है और साथ ही साथ ये हमारी बिल्डिंग्स और ट्रीज को भी डिस्ट्रॉय करता है। तो जब भी कभी बिजली चमक रही हो तो आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्योंकि ये तो एक ऐसी चीज़ है जो हम थ्रू आउट द ईयर कभी ना कभी तो देखते ही हैं। तो पहली बात है कि कभी भी एक बड़े से ट्री या बड़ी बिल्डिंग के नीचे नहीं खड़ा होना है। दूसरा, ओपन ग्राउंड में कभी शेल्टर नहीं लेना है। एंड डू नॉट ट्रैवल बाय कार और अ बस अनलेस इट इज़ फुली क्लोज्ड। जब तक वो पूरी तरह बंद ना हो कार या बस, तब तक उससे उसमें भी बैठना नहीं है। देन नेवर कैरी अम्ब्रेलाज वाइल वॉकिंग इन द ओपन ग्राउंड्स। अंदर रहना है, प्रेफरेबली किसी बिल्डिंग के अंदर रहना है। ऑलवेज कीप अवे फ्रॉम द वाटर बॉडीज, राइट। तो पानी और इलेक्ट्रिसिटी वी नो दैट, राइट। सो डू नॉट यूज द वायर्ड फोन्स और द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, और विंडोज और डोर्स को भी बंद रखना है। एंड अवॉइड एनी कॉन्टैक्ट विद द मेटल टैप्स और द रनिंग वाटर। सो दीज आर द प्रिकॉशंस दैट वी नीड टू टेक। अब ऐसे ना कुछ लाइटनिंग कंडक्टर्स भी होते हैं, कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो हम बिल्डिंग्स में लगाते हैं ताकि जब भी लाइटनिंग हो, जैसे हाई राइज बिल्डिंग्स होती है ना तो उनमें लगाया जाता है ताकि जब भी लाइटनिंग हो तो ये हमारी बिल्डिंग्स को डैमेज ना करे। तो ऐसे एक डिवाइस लगाया जाता है। सो अ मेटल रॉड, सो अ लॉन्ग मेटल रॉड विद द शार्प पॉइंट्स फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, और लोअर एंड ना उसका नीचे अर्थ के नीचे एक मेटल की प्लेट से कनेक्टेड होता है। तो अगर जब यहाँ पर बिजली चमकती है तो यहाँ पर एक चार्ज आता है और वो उसकी अर्थिंग हो जाती है, मतलब वो ना ग्राउंड में सोक इन हो जाता है, बिल्डिंग डैमेज नहीं होती है बेसिकली। सो व्हेन द चार्ज क्लाउड passes over the building, charge flows from cloud to the metal rod and the charge is safely transferred to the earth. So this prevents the building from the damage. And why these are pointed? So sharp points allow easy discharge of the electric current. सो आई होप आपको समझ आ गया है। एडवांटेजेस प्रोटेक्शन ही है बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, टावर्स की, और फायर और डिस्ट्रक्शन से भी प्रोटेक्शन है।
अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं इससे पहले कि हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस में जाएं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला न्यूमेरिकल क्या है। ध्यान से मेरे साथ रफ कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाओ, कहीं पर कोई भी चीज समझ ना आए तो आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्न हब स्वयं। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल, electric kettle is rated 1.2 kilowatt and 240 volt. Find the current that is drawn by the this kettle. तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, हमें यहाँ पर पावर दी गई है दैट इज 1.2 किलोवाट। तो पहले मैं इसको वॉट में चेंज कर लेती हूँ। सो 1.2 राइट, सो पॉइंट को हटा के 10 लिख देती हूँ एंड किलो इज 1000, सो 1000 वॉट। तो इट विल बी 1200 वॉट। वोल्टेज की बात करें सो इट इज 240 वोल्ट। अब मुझसे पूछा है कि करंट क्या होगा, तो करंट के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं ये आपको याद होना चाहिए। देखो मैंने आपको सारे ही न्यूमेरिकल्स सारे ही फॉर्मूलाज पहले कराए थे, राइट। तो करंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सो डू यू रिमेंबर द फॉर्मूला, okay, 1 second, yeah, so do you remember the formula P is equal to VI? इसी को रीअरेंज करके I is equal to P divided by V. So P is 1200 watt over 240 watt. तो इनको जरा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, कितना आएगा 5, राइट। तो 5 एम्पियर इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट, राइट। सो दिस इज द ए पार्ट। ओके, बी पार्ट में आते हैं तो ये बोल रहा है कि कैन अ 4 एम्पियर फ्यूज बी यूज्ड विद इट। नहीं कर सकते क्योंकि इस अप्लायंस को 5 एम्पियर करंट चाहिए है। अगर 4 एम्पियर यूज करेंगे तो जैसे ही करंट आएगा फ्यूज मेल्ट हो जाएगा, करंट आएगा फ्यूज मेल्ट हो जाएगा। तो हमें थोड़ा सा ज्यादा, तो इसका आंसर तो नो हो गया। और अब हम कितने फ्यूज रेटिंग यूज करें, तो मतलब 5 से थोड़ा ज्यादा, तो वी कैन यूज लाइक 6 एम्पियर वाला फ्यूज। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन इलेक्ट्रिकल आयरन वर्क्स ऑन voltage is 220 volt supply and consumes a power of 1100 watt, right? Calculate the current flowing through the iron. तो current कैसे, again P is equal to VI, so this means I is equal to P divided by V. So what is P? P is 1100 by V. So if we solve this, so 2 and 1, okay, so this is 5 ampere current. So is a 3 ampere fuse suitable? तो अगर इसको 5 चाहिए तो 3 ampere fuse suitable नहीं है, तो इसका आंसर होगा नो। क्योंकि जैसे ही करंट आएगा वो फ्यूज मेल्ट हो जाएगा, तो करंट कभी भी इलेक्ट्रिकल आयरन तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो जो करंट की रिक्वायरमेंट किसी अप्लायंस को होती है उससे थोड़ा सा हायर वाला फ्यूज हमें यूज करना पड़ता है। नाउ अ रूम हीटर इज रेटेड 2 किलोवाट, राइट। तो इसकी पावर है 2 किलोवाट विच मीन्स 2000 वॉट। इसकी वोल्टेज है 250 वोल्ट। करंट टेकन बाय द हीटर, सो अगेन P इज इक्वल टू V इंटू आई। बड़ा ही सिंपल वाला कॉन्सेप्ट है। बड़े सारे क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी 3 तो मैंने ही करा दिए, बाकी आपकी बुक्स में जितने भी होंगे सारे प्रैक्टिस करना, ठीक है। सो इट इज 4 and 8, सो इट इज 8 एम्पियर, करेक्ट। सो ओके, सो सजेस्ट अ सूटेबल फ्यूज रेटिंग, तो क्या होगी, सो वी कैन टेक इट लाइक 9 एम्पियर, राइट। जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है करंट की उससे थोड़ा बढ़ा दो। नाउ अ इलेक्ट्रिक टोस्टर ऑपरेट्स एट P, sorry, not P, but V is equal to 200 watt and draws a current of 8 ampere. Power rating will be V into I, which means 200 into 8. So 8 twos are 16 and this is watt. So power is equal to 1600 watt. So which fuse rating will be appropriate? तो बताओ इसका आंसर आप मुझे दो, कितनी होगी। ये तो मैंने आपको बड़े सारे करा दिए क्वेश्चंस। Okay, so a battery of 9 watts sends a current of 0.5 ampere through a wire for 20 minutes. ठीक है, तो वोल्टेज 9 वोल्ट है, करंट दिया है हमें 0.5 एम्पियर एंड टाइम कितने टाइम के लिए फ्लो की है, सो दैट इज 20 मिनट्स। तो अब हमें ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी सप्लाई की गई है उसके बारे में बताना है। सबसे पहले हम टाइम को
सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, राइट? सो इट इज 20 इंटू 60, दैट इज 1200 सेकेंड्स, करेक्ट? अब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई करने का फॉर्मूला है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सो एनर्जी इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी, correct? So V into I into T. So now let us put the value. So 9 into 0.5 into 1200. So it is 9 into 5 into 1200 divided by 10. So now find out the answer. क्या आएगा? 5400, right? So 5400 जूल। ओके, सो नाउ ये तो हो गया मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आंसर। अब मुझे निकालनी है पावर। सो पावर इज इक्वल टू सिंपल V इंटू आई, तब से हम करे हैं V इंटू आई। वट इज आई? सो इट इज 0.5, सो इट विल बी 4.5 वॉट। सो दिस इज माई सेकेंड आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिकल हीटर ऑफ पावर। सो पावर इज इक्वल टू 2000 वॉट और जो टाइम हमें दिया गया है दैट इज 2 आवर्स, राइट? अब हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम निकालनी है, वो भी किलो वॉट आवर्स में। अब ये वॉट में है, ये तो आवर ही है, ये वॉट है। तो सबसे पहले इसको किलो करने के लिए, किलो इज 1000, तो मैं अगर इन 3 जीरोस को ले लूँ तो ये मेरा किलो बन गया। सो इट इज 2 किलो वॉट। अब हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है, सो इट इज V इंटू आई इंटू टी। सो V इज, अब देखो V हमारे पास यहाँ पर है नहीं, तो V इंटू आई इज P ऑल्सो, राइट? तो इट इज P इज 2 एंड T इज अगेन 2, सो इट विल बी 4 किलो वॉट। अब ये सारी जो चीज़ें हैं ना, हर फॉर्मूला आई नो आप नहीं याद रख सकते, लेकिन कुछ बेसिक बेसिक रख के उनको रीअरेंज करके आप अपने आंसर्स निकाल सकते हो। तो ये आपको तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। आगे बढ़ते हैं। अ गीजर ऑफ वॉट आई मीन पावर इज 1500 watt, time given is 45 minutes, राइट? अब इन मिनट्स को ना सबसे पहले आपको आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलो वॉट आवर, तो पहले इसको किलो में और इसको आवर में, तो इट विल बी 1.5 किलो वॉट एंड इट विल बी 45 डिवाइडेड बाय 60, ऐसा ही होगा। सो हाउ कितना आएगा ये? सो इट विल बी 0.75 आवर, ठीक है? अब हमें निकालनी है एनर्जी। सो एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू टी। सो व्हाट इज P? P इज 1.5 एंड T इज 1.75। सो इसका आंसर निकाल के आप मुझे बताओ, जो भी होगा वो किलो वॉट आवर में ही होगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ, सो इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ ये वॉट, सो दिस इज द पावर। फैन की पावर एंड टेलीविजन की पावर इज यूज फॉर 5 आवर्स डेली, तो कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी पर डे? तो यहाँ पर ना मुझे सबसे पहले टोटल पावर निकालनी पड़ेगी। तो कितनी पावर है? 60 प्लस 80 प्लस 120 विच इज 260 वॉट, राइट? अब मुझे दिन की निकालनी है, तो यहाँ आवर्स में है, तो अब मैं पहले ना इसको किलो वॉट में कन्वर्ट कर दूंगी। सो इट विल कम आउट टू बी 0.26 किलो वॉट, ठीक है? अब इसके बाद मुझे चाहिए एनर्जी कंज्यूम, तो एनर्जी कंज्यूम्ड विल बी P इंटू टी। सो P इज 0.26 एंड T इज 5, सो आंसर इज गोइंग टू बी 1.3 kilowatt hour. So this is my final answer. करेक्ट है। चलो आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑफ 500 वॉट इज यूज 4 आवर्स डेली, कितनी इलेक्ट्रिसिटी वो 30 डेज में कंज्यूम करेगा? तो पहले तो एक दिन की निकाल लेते हैं। तो एक दिन में वो 500 इंटू 4 दैट इज 20 एंड 0 इतना वॉट, राइट? तो मुझे इन डेज में निकालना है, मैं इसको किलो वॉट में लिख लेती हूँ। तो 1 डे में उसने इतनी एनर्जी कंज्यूम की, तो 30 डेज में वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा? विल बी 30 इंटू 2 किलोवाट, सो इट विल बी 60 किलोवाट। So the cost of electricity is 6 per रुपीज 6 पर किलोवाट, राइट? तो यहाँ पर अब
ये है इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट। तो बिल कितना आएगा? नाउ द कॉस्ट विल बी एनर्जी इनटू कॉस्ट पर यूनिट। तो एनर्जी कितनी है? एनर्जी यहाँ पर है 60 किलोवाट जो उसने यूज की है, पर यूनिट की कॉस्ट है 6, सो इट विल बी 36, सो इट विल बी ₹360। आगे, सो दिस वाज ऑल फ्रॉम द न्यूमेरिकल्स। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। और सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है? फ्लो ऑफ चार्जेस नहीं, बट द चार्जेस एट रेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी चार्ज बाय रबिंग? तो आप इनमें से किन को रब करके चार्ज कर सकते हो? तो हम प्लास्टिक कॉम को कर सकते हैं ड्राई हेयर के ऊपर रब करके। विच पार्टिकल्स मूव्स ड्यूरिंग चार्जिंग अ बॉडी? तो कौन मूव कर रहा है? प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटम्स? तो इलेक्ट्रॉन्स। इन इंडक्शन अ कंडक्टर फाइनली गेट्स व्हाट? इन इंडक्शन कंडक्टर्स को फाइनली ऑपोजिट चार्जेस मिल जाते हैं, ठीक है। कंडक्टर फाइनली गेट्स ऑपोजिट चार्जेस। इंसुलेटर्स कैन नॉट बी चार्ज्ड बाय कंडक्शन बिकॉज, क्यों नहीं कर सकते? क्या दे मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं? नहीं। चार्जेस कैन नॉट फ्लो थ्रू देम, यस एग्जैक्टली। they melt easily or they have protons only. Which electroscope is more sensitive? pith ball, gold leaf? so gold leaf ज्यादा sensitive है। पॉजिटिव लाओगे तो ऐसे expand होने लग जाएगी लीफ, नेगेटिव पास लाओगे तो ऐसा हो जाएगा। if the leaves of charged gold leaf electroscope diverge more when the body is touched, बॉडी कैसी होगी? अभी तो मैंने बताया, वो सिमिलर चार्ज वाली बॉडी होगी। अब फ्रैंकलिन के एक्सपेरिमेंट में अगर द सिल्क रिबन एक्टेड एज, तो सिल्क रिबन एक तरह से एक इंसुलेटर की तरह एक्ट किया है। ड्यूरिंग लाइटनिंग इट इज अनसेफ टू स्टे इंडोर्स, नो। सिट इन द कार, नॉट एग्जैक्टली। अगर कार पूरी बंद हो तो अनसेफ नहीं है। स्टैंड अंडर अ ट्री, सो यस राइट। तो this is the correct option. So power consumed by electrical device is given by, so P is equal to V into I। बहुत सारे हमने न्यूमेरिकल्स अभी किए हैं। 1000 watt appliance used for 1 hour consumes, तो पावर दी गई है 1000 watt, राइट। टाइम दिया गया है 1 आवर, सो इट विल बी, सो इसने क्या पूछा है? कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा? सो एनर्जी विल बी P इंटू टी। तो पहले तो मैं इसको किलोवाट में लिख लेती हूँ, सो इट विल बी 1 किलोवाट, सो इट इज इक्वल टू 1 इंटू 1, दैट इज 1 किलोवाट आवर। तो अगर किलो में ना हो तो 1000 watt आवर ये चलेगा, राइट। तो ये आंसर आ जाएगा। सो इट इज इक्वल टू 1000 watt hour। So 1 kilowatt hour is equal to how much? It is equal to 1000 watt hour, not this but this। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस फॉर यू जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। खूब सारे क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं और इनको ऐसे करना जैसे आपका फाइनल एग्जाम चल रहा हो। तो इसके साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर टुडेज सेशन। आपको कहीं पर कोई भी डाउट हो, प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्नर हब स्वयं। हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, एंड ऑल ऑफ यू नो दैट लर्नर हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है।